डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इस मठ आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इजराइल देश पर चर्चा करने वाले हैं और आप देखेंगे कि इजराइल एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट एशिया में या हम कहें वेस्ट एशिया में अरेबियन पेनिनसुला पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है, जो मेडिटेरियन सी और ग्रेट रिफ्ट वैली के बीच में अवस्थित है। आप देखेंगे कि इजराइल इस अरेबियन रीजन में या हम कहें कि 11 मुस्लिम देशों में एक मात्र ऐसा देश है जहां यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। और साथ आप देखेंगे कि जो यहाँ की जूइश कम्युनिटी है, अर्थात जो यहूदी समुदाय है, कहीं ना कहीं उसकी जो वर्क स्किल है और जो इंटेलिजेंस लेवल की जो पावर है या कहें हम वर्क स्किल पावर है, वो अन्य किसी समुदाय से हमें अधिक देखने को मिलती है। और आप देखेंगे कि उसने अपनी इंटेलिजेंस लेवल के आधार पर ही अपनी कंट्री की इकोनॉमी में मेन सोर्स के रूप में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को अधिक प्रमुख घटक माना हुआ है। क्योंकि जहां अरेबियन रीजन में आप देखेंगे जितने भी कंट्री हैं उनकी इकोनॉमी में मेन सोर्स के रूप में जहां एनर्जी रिसोर्सेस एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वहीं इजराइल की जो इकोनॉमी है उसमें जो मेन सोर्स के रूप में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है, जो इजराइल की जीडीपी में 20% योगदान देता है और उसके एक्सपोर्ट में 64% अपना योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन देता है। तो कहीं ना कहीं इजराइल एक ऐसा देश है जो आप देखेंगे इजराइल के नॉर्थ में गोलान हाइट्स है, जहां जॉर्डन और सीरिया एक कह सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। और वहीं इसके ईस्ट में आप देखेंगे तो जॉर्डन देश है और आप इसके वेस्ट में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है और ईस्ट में आप देख रहे हैं कि ग्रेट रिफ्ट वैली है और साउथ में कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ अक्कावा है, जो रेड सी का ही भाग है ना। और गल्फ ऑफ अक्कावा पर ही आप देखें इजराइल का एक पोर्ट है, इलाट पोर्ट, जो वहाँ का एक टूरिस्ट सेंटर है। लोग जाते हैं, पर्यटन का केंद्र बनता चला जा रहा है। टूरिस्ट रिसोर्ट आपको अधिक देखने को मिलेगा वहाँ पर, और उसका एक पोर्ट भी बना हुआ है जहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है। साथ ही अगर हम इजराइल को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि आज जैसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं 1948 से पहले एक पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन देश के रूप में उसकी पहचान थी। क्योंकि यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों को 1948 से पहले ना तो उनका अपना कोई भूभाग था, ना उनकी कोई अपनी सरकार थी, ना उनके पास कोई संप्रभुता या सोवर्निटी नाम की कोई चीज़ थी। लेकिन राज्य के अंग के रूप में सिर्फ हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। लेकिन आप देखते होंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो नाजियों के द्वारा जब यहूदियों के साथ हॉलोकास्ट किया जाता है, नरसंहार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में एक निश्चित भूभाग के लिए मांग उठती है। चाहे आप उसे जियोनिस्ट मूवमेंट के रूप में देखते हो, है ना, जिसकी भूमिका प्रमुख निभाने वाले व्यक्ति थे थियोडोर हर्जल, जिनके नेतृत्व में मूवमेंट शुरू हुआ, जहां ये देखा गया कि जो यहूदी धर्म के बिलीफ, रिचुअल्स और उसकी मान्यताओं को मानने वाले लोग थे, उनके लिए एक अपना मातृभूमि के रूप में एक देश होना चाहिए। अब जो देश बनता कैसे है कि एक उसकी अपनी सरकार, एक संप्रभुता और साथ में उसका निश्चित भूभाग और एक जनसंख्या, ये 4 अंक किसी देश को पहचान देते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए कि जब नाजियों के द्वारा 60 मिलियन से अधिक यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थियोडोर हर्जल जैसे लोग, यूरोप में बैठे लोग, कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र देश इजराइल की मांग कर रहे थे। क्योंकि ज्यूस वो कम्युनिटी है जिसके पास इंटेलिजेंस पावर, इनोवेशन पावर अन्य किसी कम्युनिटी से मुझे अधिक लगता है। चाहे वो आप कैसे भी देखें, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन भी इसी ज्यूस कम्युनिटी से हैं। और दूसरी बात आप ये भी देख रहे होंगे कि इस तरीके से किसी धर्म विशेष के मानने वाले लोगों का उत्पीड़न होना स्वाभाविक रूप से एक नई देश की मांग की बात करता है। ठीक, तो वहीं पर ब्रिटेन के द्वारा आप देखेंगे कि पैलेस्टाइन राज्य के अंतर्गत ही, है ना,
यहूदियों के लिए अपनी मातृभूमि के रूप में एक इजराइल देश के रूप में एक भूभाग फिक्स कर दिया गया और उसी भूभाग को 1948 में इजराइल के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक। और आप देख रहे होंगे कि जो इजराइल देश है इस समय, तो इजराइल देश को मान्यता देने वाले देशों में आप देखेंगे मिस्र 1950 में दे रहा है, सबसे पहले मान्यता दिया। उसके बाद तुर्की ने दे दिया, जिसके तुरंत बाद ही आप देखेंगे तो ईरान के द्वारा दे दी गई। और लेकिन आज की जो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ईरान क्या करता है और इजराइल के बीच में लगातार हमें युद्धरत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक। दोनों देश युद्ध में उलझे हुए हैं। ठीक। लेकिन जब 1950 के आसपास ईरान के द्वारा इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई, वहीं पर क्योंकि वो एक ऐसा समय है जहां पर मोहम्मद रिजा शाह पहले भी ईरान में शासन में बैठे हुए हैं, जिनके संबंध अमेरिका के साथ ठीक है, और जब संबंध अमेरिका के साथ ठीक है तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ ठीक होंगे। तो जब इजराइल के साथ ठीक है तो इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना आसान हो गया। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही 1979 के आसपास ईरान में रिवॉल्यूशन होता है, तो जैसी वहाँ पर क्रांति होती है, रूहुल्लाह खोमेनी साहब वहाँ पर सत्ता संभालते हैं, तो दी गई स्वतंत्र रूप के राष्ट्र के रूप में इजराइल को मान्यता को रद्द कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि जो पैलेस्तीन क्षेत्र है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का एक प्रमुख क्षेत्र है, जबकि आप देख रहे होंगे कि ईरान एक शिया बाहुल्य देश है जहाँ शिया मेजॉरिटी जनसंख्या सबसे अधिक है। लेकिन इजराइल जो आज देख रहे हैं उससे पहले वो क्षेत्र पैलेस्टीन के रूप में था, पैलेस्टाइन के रूप में था, जहाँ सुन्नी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। आप जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में दो सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी, लेकिन उनके महत्व आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जहाँ इजराइल के अंतर्गत आप देखेंगे एक शहर है यरूशलेम, है ना, तो वो एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ तीनों धर्म का एक अपना इतिहास और एक अपना सांस्कृतिक जुड़ाव देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यरूशलेम में मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा रात्रि के समय यात्रा की गई और सभी पैगंबरों से बातचीत की, और वहीं से वो जन्नत या स्वर्ग या हेवन को चले गए। और साथ में ये कहा जाता है कि जो यरूशलेम है, जो पैलेस्टाइन इजराइल के बीच में है, ये वो शहर है जो इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। और जब इस तरह की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का अधिक जुड़ा इस क्षेत्र से होना स्वाभाविक है। तो ईरान ने 1979 में क्या किया कि जैसे ही रूहुल्लाह खोमेनी साहब सत्ता में आते हैं और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रूप में घोषित करते हैं, तो अपनी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को प्रॉक्सी वार के रूप में अन्य देशों में फैलाते हैं, उनका प्रसार करते हैं। लेकिन साथ में इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में मान देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस देश के द्वारा लगातार मुस्लिम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो हम इस तरीके से इस राष्ट्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में नहीं मान सकते हैं। लेकिन उस समय तक आते आते इजराइल अपने मौजूद स्थिति में था, जिसके पास यूएसए का, अमेरिका का सहयोग शुरू से ही रहा है उसके साथ में, और उसके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखेंगे कि बड़े कमाल के रहे हैं, उच्च स्तर के रहे हैं। ठीक। तो आप उसके इंटेलिजेंस एजेंसी को देखेंगे जो बड़े स्तर कमाल की है। तो कहीं ना कहीं जब ईरान सी तरीके से इस क्षेत्र में नहीं उलझ सकता है, क्योंकि ईरान भी 1979 से पहले यह तय कर लिया था कि हम भी किसी भी देश से सीधे उलझने की बजाय प्रॉक्सी वार के रूप में अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास करेंगे। तो ईरान क्या सोचता है कि लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया, इन देशों में एक संगठन तैयार किए जाए जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को इस क्षेत्र में प्रसार करें उसका, और पैलेस्टाइन को जो भूभाग है उसका विस्तार इजराइल में अधिक करें, इजराइल एक निश्चित भूभाग के रूप में रहे। हालांकि अब तो स्थिति ऐसी है कि वो इजराइल को राष्ट्र मान ही नहीं रहा है ना। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
और साथ में चर्चा करने से पहले एक आउटलाइन मैप ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारे माइंड में कुछ चीज़ें देखने से आसान हो जाए और पता चले कि इस समय जो वर्तमान स्थिति में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसकी मुख्य वजह है तो क्या है। तो चलो देखते हैं, पहले आउटलाइन मैप बनाते हैं। हम देख रहे हैं जैसे ये हमारा इजराइल है एक तरीके से, है ना। और इजराइल में देखेंगे कि ये आपका सी ऑफ गैलीली है, और सी ऑफ गैलीली क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है ना। और जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ डेड सी है। अच्छा, ये डेड सी एक ऐसी झील है, लेक है, सी कहते हैं लेकिन झील है, जिसकी सैलिनिटी वर्ल्ड में सबसे अधिक है। और जिसकी सैलिनिटी वर्ल्ड में सबसे अधिक होगी तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिएगा कि वहाँ जलीय वनस्पति हो, जलीय जीव हो, ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिलने की संभावना है सबसे कम। लेकिन हाल ही में हुई साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि इस जलीय क्षेत्र में सिर्फ माइक्रो बैक्टीरिया हमें देखने को मिल सकते हैं, बाकी कोई जलीय वनस्पति और जलीय जीव यहाँ पर उपस्थित नहीं है, या उसके जीवित रहने के लिए अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं। और साथ ही देखेंगे कि जो डेड सी है ये पूरी अर्थ सरफेस पर सी लेवल से सबसे निम्नतम स्थान पर है। लोलैंड एरिया है, सी लेवल से 1300 फुट, है ना, 1300 फुट नीचे है। और साथ में आप देखेंगे कि जिस झील की लेक की सैलिनिटी अधिक होती है तो उसकी डेंसिटी भी अधिक होती है, और जब डेंसिटी अधिक होती है तो तैरना भी उसमें आसान हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि जो डेड सी है, डेड सी से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहीं पर अरावा वैली है ना, अरावा वैली है ये आपकी, और ये सब पार्ट ग्रेट रिफ्ट वैली के हैं। और यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा हाइफा पोर्ट हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया। यहीं पर आप देखेंगे तो ये हमारा गाजा स्ट्रिप है ना, गाजा स्ट्रिप हमारा। ठीक, थोड़ा लंबा कर लेते हैं जैसे चीज़ें और आपको समझ में आ जाए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा इजराइल हो गया, है ना, इसको देख रहे हैं हम लोग। और ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है ना, ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है। इस तरीके से आप देखेंगे तो, है ना, सिनाई पेनिनसुला, ये हमारा सिनाई पेनिनसुला। और यहीं पे हम देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ अकाबा के रूप में ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक, और इसको हम देखें तो ये हमारा रेड सी है, और रेड सी होने का मतलब क्या है, इस साइड देखेंगे तो ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका महाद्वीप है। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको। ठीक, और दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम इसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, तो ये हमारा गल्फ ऑफ अकाबा है, ये हमारा रेड सी है। ठीक, और ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ आप देखेंगे ये हमारा जॉर्डन है, जो अरेबियन पेनिनसुला का भाग, यहीं पे हम देख रहे हैं कि सीरिया है हमारा, है ना। और यहाँ देखेंगे तो आप लेबनान कंट्री है, यहाँ आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है। ठीक, और हम मेडिटेरियन सी से जैसे साउथ में आएंगे तो ये मिस्र का भाग है, ये इजिप्ट का भाग है, मिस्र का भाग है ना। और ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ही भाग है, ये रेड सी हो गया आपका, ये सारा का सारा यहाँ ये ग्रेट रिफ्ट वैली, द ग्रेट रिफ्ट वैली।
है ना। तो आप देखेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली इजराइल को, है ना, अरेबियन पेनिनसुला से अलग कर रहा है, और साथ ही उसके ईस्ट भाग, सॉरी वेस्ट भाग में आप देखेंगे मेडिटेरियन सी, ठीक। और साउथ में आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ अक्कावा के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, रेड से जुड़ा हुआ है। अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ में आप देखेंगे यहाँ पर एंटी लेबनान माउंटेन है ना, एंटी लेबनान माउंटेन है, ठीक। और यहीं आप देखेंगे सीरिया के अंतर्गत और इजराइल में यहाँ गोलान हाइट्स है, सुना होगा आपने गोलान हाइट्स, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। और आप देखें गोलान हाइट्स एक प्लेट्यू है, पठार है, प्लेट्यू है, पठार है। यहीं पे आप देखेंगे कि इजराइल का जो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है, जो हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट हरमोन। हरमोन क्या है कि गोलान हाइट और एंट लेबनान के बीच में है, जो इजराइल की सबसे ऊंची चोटी है। और आप देखा जाए कि माउंटेन के रूप में या सिर्फ हेरमोन माउंटेन है, बाकी इजराइल के रीजन में आप देखेंगे तो हिल्स रीजन है ना, चाहे वो गैलीली हिल्स हो, समारियन हिल्स हो, जूडियन हिल्स हो, कलवरी हिल्स हो, तो छोटी छोटी पहाड़ियों का विस्तार हुआ है। अगर हम साउथ की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ डेजर्ट है, जिसे नेगेव डेजर्ट कहते हैं। नेगेव डेजर्ट क्या है कि सिनाई डेजर्ट का ही विस्तार इजराइल में हुआ है। अब आप देखेंगे कि जब विस्तार उसका कहाँ हुआ है, इजराइल में हुआ है, तो कहीं ना कहीं इजराइल के 60% से अधिक भाग पर मरुस्थल है, और रहने वाली जनसंख्या के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि करना आसान नहीं होता है। तो ज्यूस कम्युनिटी के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमने कहा था कि उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है और जो वर्क स्किल है और जो टेक्नोलॉजी के प्रति उनका एक अपना नज़रिया है, वो हमें अन्य कम्युनिटी देखने नहीं मिलता। तो वहाँ पर उन्होंने डेजर्ट फार्मिंग को प्रमोट किया, डेजर्ट फार्मिंग को, और एग्रीकल्चर इरिगेशन के अंतर्गत एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लागू कर दिया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि करना और उसको बढ़ावा देना, ये इजराइल को कहीं ना कहीं अपने आप में गौरवान्वित करता है, अन्य कंट्रियों की अपेक्षा ये एक नई पहचान स्थापित करता है। जहां अन्य देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज के अभाव में अन्य देशों पर निर्भर है, डिपेंडेंट होते जाते हैं, कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो इजराइल अपने आप को सेल्फ रेलियंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। वहीं आप देखेंगे कि अरेबियन रीजन या मिडिल ईस्ट एशिया में इजराइल एक ऐसा देश है, इजराइल छोड़िए सारे देश मिडिल ईस्ट एशिया में, जहां पानी को लेकर समस्या है, क्योंकि नेचुरल वाटर बॉडी कम मात्रा में है, जनसंख्या अधिक है, कृषि के लिए आवश्यकता है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हमें क्या पानी की आवश्यकता है, लेकिन आसपास समुद्र है तो उसे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, खेती में स्वच्छ जल की आपूर्ति चाहिए, पानी के स्वच्छ जल की आपूर्ति चाहिए। तो इजराइल ने इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया, उसने डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और समुद्र के खारे पानी को उसने स्वच्छ जल के रूप में परिवर्तित कर दिया, फ्रेश वाटर के रूप में, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने मजबूर करती हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड स्तर पर जितने अग्रणी देश अपनी भूमिका निभा रहे हैं उसमें एक उसका रोल भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आज मिडिल ईस्ट एशिया के अंतर्गत इजराइल को सिलिकॉन बॉडी के रूप में भी जानते हैं। सिलिकॉन बॉडी क्षेत्र है, सिलिकॉन बॉडी क्षेत्र का मतलब है कि वह टेक्नोलॉजी हब अधिकतम है। टेक्नोलॉजी हब होने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अधिक डेवलपमेंट हुआ है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री अधिक डेवलपमेंट हुआ है, इन चीज़ों को समझते हैं। अब साथ में देख रहे हैं कि इसके जो नॉर्थन क्षेत्र में हम देख रहे थे कि गोलान हाइट्स है जो प्लेटू के रूप में है, और जो माउंटेन हरमोन है जो इजराइल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, जो गोलान हाइट्स वाला भाग है आप देखेंगे, ये जो गोलान हाइट्स वाला भाग है इस पूरे क्षेत्र पर 1967 से पहले सीरिया का कंट्रोल था, नियंत्रण था, लेकिन 1967 में 6 डेज का इजराइल का और अरेबियन कंट्री के बीच में जो वॉर होता है उसमें क्या करता है कि इजराइल इस पहाड़ी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है, और जब कंट्रोल स्थापित करता है तो इजराइल के अंतर्गत प्रॉक्सी वार के रूप में, टेररिस्ट के रूप में होने वाली घटनाओं पर यहाँ से वो नजर रख सकता है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए आई ऑफ नेशन के रूप में अधिक इसका स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंट है आज के समय।
और माउंट हर्मोन क्या है कि विंटर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल होता है। जहाँ स्नोफॉल होता है तो वहाँ स्काइंग भी होता है अधिक, और पूरे इजराइल में यहीं आपको विंटर सीजन में स्नोफॉल होने के साथ साथ आप देखेंगे कि स्काइंग देखने को मिलता है। बाकी इजराइल में हमें कहीं स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा। और स्नोफॉल होने का मतलब क्या है कि फ्रेश वाटर एडिशन अधिक होगा, और वही वाटर कहाँ पहुंचेगा? सी ऑफ गैलीली में। सी ऑफ गैलीली क्या है कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी वाटर बॉडी है इजराइल के अंतर्गत। साथ में आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर गैलीली हिल्स है ना। ये गैलीली हिल्स क्या है कि ये वो हिल्स हैं कि यहाँ मार्बल सबसे अधिक माइनिंग करता है, निकालता है। कौन निकालता है? इजराइल। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर मार्बल अधिक है क्योंकि ये गैलीली हिल्स है, गैलीली हिल्स। ठीक, तो आप देखते हैं इसको, इसको बोल रहे हैं सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली। ठीक, और इसे हम लोग डेड सी के नाम से देख रहे हैं, डेड सी के नाम से देख रहे हैं। और यहीं हम देखेंगे अरावा वैली है जो इजराइल में है, अरावा वैली है ये। और अरावा वैली क्या है? यहाँ पर कॉपर और अधिक मात्रा में, कॉपर अयस्क देखने को मिलता है, हमें कॉपर मिलता है इस क्षेत्र में। और हम ये देख रहे हैं कि ये वो क्षेत्र है जो 60% से अधिक कवर है, वो है नेगेव डेजर्ट का, नेगेव डेजर्ट का। ठीक, और हमें पता है कि आप इसको देखेंगे, अच्छा इजराइल के अंतर्गत ही आप फिलिस्तीन को भी देखेंगे। ये आप देखेंगे कि अगर हम ये वेस्ट बैंक मान लेते हैं, है ना, और हमने इसको नाम दे दिया गाजा स्ट्रिप, सॉरी इसको नाम कह देना है, ये हमारा गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये आपका वेस्ट बैंक है। ठीक, और यहीं पे यरूशलेम है, आप देख रहे हैं। यहीं पे आपकी समारियन हिल है, समारियन हिल्स है। यहीं आप देखेंगे जूडियन हिल्स है, जूडियन हिल्स है। ठीक, तो अब एक चीज़ और समझेंगे हम लोग कि ये तो हिल रीजन है इजराइल के अंतर्गत, तो सेंट्रल हाईलैंड के रूप में है। एक क्षेत्र और देखिएगा कि अगर हम लोग थोड़ा पेन चेंज कर लें तो ये जो कोस्टल एरिया है, आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये कोस्टल एरिया है जो मेडिटेरियन सी से लगता है ना। मेडिटेरियन सी का जो वेस्ट कोस्ट है, आप देखेंगे ये एक नैरो स्ट्रिप के रूप में इजराइल में, नैरो स्ट्रिप के रूप में, स्ट्रिप का मतलब छोटी पट्टीदार के रूप में यहाँ पर अरेबल लैंड का विकास हुआ है। अरेबल लैंड का मतलब कृषि और भूमि का विकास। तो यहाँ कृषि अत्यधिक मात्रा में होगा, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एग्रीकल्चर होता है। क्योंकि इस क्षेत्र के अलावा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इजराइल वैली में खेती अधिक होती है, उसके बाद आपके नैरो स्ट्रिप क्षेत्र में अधिक होती है जो मेडिटेरियन कोस्ट से लगता है। तो जहाँ एग्रीकल्चर अधिक होगा वहाँ पे पॉपुलेशन भी अधिक होती है। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पॉपुलेशन भी इजराइल की सबसे इसी क्षेत्र में है। एक तो एग्रीकल्चर प्रमुख कारक है, दूसरा क्या है कि मेडिटेरियन कोस्ट से लगा हुआ है, यहाँ बहुत सारे पोर्ट भी हैं जहाँ से सामान को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा सकता है। तो एक ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर आपको एक शहरी कल्चर देखने को मिलता है। ठीक, तो इस चीज़ को समझ के हम लोग पहली बात, अगर आपसे कहा जाता है कि इजराइल की सीमाएं किन किन देश से लगती हैं तो हम बता सकते हैं लेबनान है, और आपका सीरिया है, जॉर्डान है, और इजिप्ट है, इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से है, और दो सागर सी ऑफ गलीली और मेडिटेरियन सी इससे लगता है। ठीक, अब इस मैप को हटाते हुए कुछ चीज़ों को हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। साथ में आप ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ एक और चीज़ इंडिकेट करें तो सी ऑफ गलीली से ही होते हुए देखिए एंटी लेबनान माउंट से ही आप देखेंगे यहाँ से जॉर्डन रिवर निकलती है जो सी ऑफ गलीली से होते हुए डेड सी में जाती है। और साथ आप देखेंगे कि जॉर्डन रिवर इजराइल की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है। साथ में क्या है कि ये जॉर्डन देश और इजराइल के देश में एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है। साथ में डेड सी भी क्या है कि डेड सी भी जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। तो डेड सी की जो सैलिनिटी है वो सबसे अधिक है, लेकिन ये क्षेत्र ब्रोमीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लिए एक रिच रीजन है जहाँ से निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं। और हमें ये पता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स
जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये किसी भी कृषि क्षेत्र में फर्टाइल के रूप में, उर्वरक के रूप में काम करते हैं, जो हमारी कृषि पद्धति के लिए अति आवश्यक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हटाते हुए हम लोग अब इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे कि इजराइल की जो फिजियोग्राफी है और उसका ये जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो इतना अधिक क्यों है, और क्या इजराइल के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ उसकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं क्या उनके लिए इजराइल स्वयं सक्षम है या अन्य देशों पर डिपेंडेंट है। लेकिन आज अगर कहा जाए कि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है जो सेल्फ रेलिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, क्योंकि हर किसी की आवश्यकताएं एक दूसरे से बधी हुई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हम उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अपने देश या अपने सीमित भूभाग पर तो निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना एक क्या है, प्राकृतिक कारण हमने मान लिया, ठीक। लेकिन आप भूमि को तो नहीं बढ़ा सकते, भूभाग तो फिक्स ही होगा, जनसंख्या तो बढ़ी सकती है लेकिन भूभाग क्या है, फिक्स है। तो उस चीज़ को अब देखते हैं। ठीक, अगर हम इजराइल की फिजियोग्राफी देखें तो उसे उसके जियोग्राफिकल फीचर्स के आधार पर, उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 4 भाग में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं उसी चीज़ को। आप देखेंगे कि ये हमारा इजराइल है, इसकी जियोग्राफिकल फीचर्स के आधार पर, उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर चार भागों में बांट लेते हैं। एक आप देखिएगा, जैसे हम देखेंगे उसे, एक है हमारा मेडिटेरियन कोस्टल रीजन। ये इजराइल का वह क्षेत्र है जो इजराइल के किस में है, वेस्टर्न पार्ट में है, उसके पश्चिमी भाग में है। इसी को हम देख रहे हैं कि इसी मेडिटेरियन कोस्टल रीजन में इजराइल में, इसमें इजराइल में नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक एक नैरो स्ट्रिप के रूप में, नैरो स्ट्रिप के रूप में यहाँ अरेबल लैंड का विकास हुआ है। अरेबल लैंड का मतलब हुआ कृषि योग्य भूमि का विकास हुआ है ना, कृषि योग्य भूमि का विकास हुआ। और आप देखेंगे कि ये वो रीजन है जो मोस्ट पॉपुलेटेड है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला संख्या वाला भाग है, क्षेत्र है जहाँ सबसे जनसंख्या निवास करती है। एक तो मेडिटेरियन कोस्ट का हो जाना, दूसरे अरेबल लैंड का विकास हो जाना, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अधिक हो जाता है इस इजराइल क्षेत्र में। वहीं पर आप देखेंगे कि एक है इसमें सेंट्रल हाईलैंड के रूप में, सेंट्रल हाईलैंड के रूप में। तो इसमें हम लोग देखते हैं गैलिली हिल है, इससे हम देखते हैं समारियन हिल्स है, समारियन हिल्स है। इसी पे आप देखेंगे तो जूडियन हिल है या जायोन हिल है, जूडियन हिल है या जायोन हिल्स, ठीक, इस तरह के हिल्स देख रहे हैं। और हम आगे देखेंगे इसी के एक पार्ट के रूप में, तो आपको इसके ईस्टर्न भाग में, इजराइल के ईस्टर्न भाग में आप देखेंगे, ईस्टर्न भाग में या पार्ट में आप देखेंगे तो ग्रेट रिफ्ट वैली है, द ग्रेट रिफ्ट वैली है, जिसमें आपने देखा कि डेड सी भी है ना, जिसमें सैलिनिटी वर्ल्ड लेवल पर सबसे अधिक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पे जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर है, और साथ देखेंगे यहीं पर एक अरावा वैली है जो ग्रेट रिफ्ट वैली का ही भाग है। और इससे आप जैसे ही आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि इजराइल के साउथ में नेगेव डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट है जो इजराइल के 60% से अधिक भाग को कवर करता है, अधिक भाग को कवर करता है, ये आच्छादित करता है, ठीक। तो अब हम समझ सकते हैं
कि इजराइल को उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हम चार भाग दे सकते हैं। एक उसका वेस्टर्न कोस्ट जो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, जहाँ नैरो स्टेप के रूप में हमें एक अरेबलैंड देखने को मिलता है, और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ कोस्टल एरिया होने का पोर्ट भी है, और इसराइल का सबसे बड़ा पोर्ट हाइफा भी इसी मेडिटेरियन कोस्ट में है, जहाँ से सबसे अधिक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। तीसरा आप देख रहे होंगे कि इसका जो सेंट्रल भाग है वो हाईलैंड के रूप में है, वहाँ हिल्स देखने को मिलता है हमें, चाहे वो गैलिली हिल्स हो, समारियन हिल्स हो, जोर्डियन हिल्स हो, आप देख रहे होंगे उस चीज़ को। और साथ में आप देखेंगे कि जो इसका साउथ वाला भाग है वहाँ नेगेव डेजर्ट देखने को मिलता है, और नेगेव डेजर्ट क्या है कि इसराइल के 60% से अधिक भाग पर है। और दूसरी बात वहीं पर आप देखेंगे कि जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वो ग्रेट रिफ्ट वैली से कटा हुआ। वो ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है कि अब वो तो देशों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बना रही है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में आप देख रहे हैं उसे, चाहे वो आपको डेड सी के रूप में हो या जॉर्डन रिवर के रूप में देख रहे हो उसे आप, है ना। अब इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बिना बोर्ड की चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं हो सकता है, चीज़ों कवर करेंगे। एक बार बड़े स्तर पर इसराइल का मैप बनाते हैं और उसको चीज़ों को लोकेट करते हुए समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि ये हमारा इसराइल है, और हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा गल्फ ऑफ अक्काबा है, ठीक। ये हमारा इसराइल है, और ये हमारा गाजा स्ट्रिप है, और ये हमारा वेस्ट बैंक, ठीक। ये पैलेस्टाइन रीजन है। आप देखेंगे कि जो ये वेस्ट बैंक है, जैसे हम लोग वेस्ट बैंक जानते हैं, और आप इसे गाजा स्ट्रिप के रूप में देख रहे हैं, ये दोनों रीजन पैलेस्टाइन रीजन है। रीजन है ना। तो हमने ये देखा था कि जो हमारा ये जो रीजन है पूरा इजराइल का, एक नेगेव डेजर्ट के रूप में है, नेगेव डेजर्ट है यहाँ पर। इसका जो नॉर्दर्न टिप है नेगेव डेजर्ट का, वहाँ है बीर सेवा, एक सिटी, ठीक। और साउथ में आप देख रहे होंगे तो यहीं पर आपको इलाट है। इलाट क्या है, गल्फ ऑफ एक गल्फ ऑफ अक्काबा में एक पोर्ट सिटी भी है, और साथ में यहाँ पर एक टूरिस्ट सेंटर भी है, पर्यटन का एक केंद्र भी है, ठीक। तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट रिसोर्ट भी देखने को मिलते हैं, रिसोर्ट भी देखने को मिलते हैं, है ना, इसलिए फेमस है इसका। और हमें ये पता है कि ये जो है ये रेड सी के नॉर्दर्न टिप पर अवस्थित है, ठीक, जो गल्फ ऑफ अक्काबा में है, ठीक। यहीं से हम देखें, कहा जाए कि जो नेगेव डेजर्ट है वो कहीं ना कहीं बीर सेवा से लेके एलाट तक फैला हुआ है, जो इजराइल के 60% से अधिक भाग को कवर करता है। वहीं पर आप देख रहे होंगे जो नेगेव डेजर्ट है ये पोटास के रूप में, हमें यहाँ पोटास अधिक मिलता है, पोटास मिनरल्स मिलता है यहाँ पर, ठीक। आप देखेंगे यहाँ मिलता है, पोटास अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, जो हमें कृषि के लिए यदि आवश्यक है, फसलों के लिए आवश्यक है। और जैसे आप देखेंगे, हमने देखा था यहाँ यरूशलेम है, और जो यरूशलेम है इसकी जो वेस्टर्न भाग पर आप देखेंगे तो इजराइल का पूरा अपना कंट्रोल है, छोटे ईस्टर्न भाग पर पैलेस्टाइन कंट्रोल है। लेकिन इजराइल भी इसे अपनी राजधानी मानता है, और पैलेस्टाइन भी इसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में देखता है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो ईसाई, मुस्लिम और आपके यहूद धर्म के लिए उनका एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र भी है।
अगर हम लोग देखेंगे कि जो ये तीनों धर्म हैं जो वो अब्राहम ट्रेडिशन के अंतर्गत ही आते हैं, वहाँ अब्राहम संस्कृति देखने को मिलती है, चाहे वो यहूदी धर्म हो, इस्लामिक धर्म हो या ईसाई धर्म हो। ठीक, तो तीनों धर्म के लिए अधिक पवित्र हो सकता है। दूसरी बात हम देख रहे थे कि यहीं पे आप देखेंगे तेल अवीव है, एक सिटी है इजराइल की जो तेल अवीव। तेल अवीव जो यहाँ का जो सिटी है, तो आप देखेंगे कि ये इजराइल की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहें हम कि इजराइल की जीडीपी में 50% का रोल इस शहर का हो सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र है ये कि यहाँ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री अधिक इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अधिक स्थापित हुई है, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मामले में ये अपनी एक प्रमुख भूमिका बनाए हुए है। साथ में आप देख रहे होंगे कि तेल अवीव है जो ये 3rd लार्जेस्ट सिटी है इजराइल के, तीसरी सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक, और आप देखेंगे कि तेल अवीव में इकोनॉमी का एक कैपिटल बन जाना इजराइल के लिए, क्योंकि जीडीपी में अधिक रोल हो जाना, तो कहीं ना कहीं तेल अवीव एक इकोनॉमिक कैपिटल भी है इजराइल की। आप देखते होंगे चीज़ को। और साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर है हाइफा, है ना। हाइफा क्या है? ये हाइफा मेडिटेरियन कोस्ट पर इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, और 2nd लार्जेस्ट सिटी भी है इजराइल की। और दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे कि यहीं पर गल्फ ऑफ हाइफा है, जहाँ किसोन रिवर का ड्रेन्स होता है, किसोन नदी गिरती है। किसोन रिवर क्या है कि वो यजरेल वैली से होते हुए सीधा गल्फ ऑफ हाइफा में गिरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर है, तो कृषि के लिए, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए इसका इंपोर्टेंस अपना देखा होगा। ठीक, वहीं पे आप देखेंगे हमने कहा था कि यहाँ पे गैलिली माउंटेन है। ठीक, हमने भी चर्चा भी किया था इसी बात का, और हम देख रहे थे समारियन हिल्स, है ना। और यहीं से आप देख रहे थे एक रिवर आती है जिसका नाम है किसोन रिवर, है ना। माउंटेन गैलिबोआ से निकलती है, किसोन रिवर है ये, किसोन रिवर, है ना। और इस रिवर ये वैलीज होकर चलते हैं, तो हिल्स के बीच का स्थान है, तो उसे बोलते हैं यजरेल वैली। हो सकता है कि ये इंग्लिश वर्ड गलत हो, आप देख सकते हैं। यजरेल घाटी, घाटी है ना। तो ये क्या है कि ये इजराइल की ब्रेड बास्केट है। ब्रेड बास्केट होने का मतलब क्या है कि यहाँ कृषि अधिक होती होगी, अन्न का उत्पादन भी अधिक होता होगा। तो इजराइल वैली है जो घाटी है, इसे इजराइल का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं गैलिली हिल को समारी हिल से अलग करती है, और जो कहीं ना कहीं किसोन रिवर का एक अपवाहित क्षेत्र भी है। साथ में आप देख रहे थे, हमने देखा था कि यहीं से एक रिवर निकल रही है, जॉर्डन रिवर, रेड सी में गिरती है, और ये रिवर आ कहाँ से रही है? एंटी लेबनान माउंटेन्स होकर आ रही है, जो इजराइल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, जो फ्रेश वाटर रिवर है, जॉर्डन रिवर है, आप देख रहे हैं इसको, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। ठीक, दूसरा आप देख रहे होंगे कि जॉर्डन रिवर क्या है? इजराइल की एक मोस्ट सिग्निफिकेंस रिवर है ना, महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, जो कहाँ ड्रेन होती है? डेड सी में गिरती है, जाकर डेड सी में गिरती है, भूमध्य सागर में जाके समाप्त हो जाती है। अब हम देखें कुछ शहर और हैं इसके अंतर्गत। यरूशलेम, इसकी जो बात कर रहे थे हमने कि यरूशलेम क्या है कि ये अब्राहिम ट्रेडिशन के अंतर्गत तीनों धर्मों को मानने का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। और यरूशलेम में देखेंगे तो यहाँ पर जो जीसस हुए हैं, तो ये कहा जाता है, ऐसी उनके धर्म में मान्यता है कि जीसस को यहाँ पर क्रूसीफाई किया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था, और जिसके कुछ दिनों बाद वो पुनर्जीवित हुए थे। तो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म के लिए इसका इंपॉर्टेंस अधिक हो जाता है। तो वहाँ देखेंगे द होली चर्च ऑफ सेपल्चर है इस यरूशलेम के अंतर्गत। वहीं पर आप ये भी देख रहे होंगे कि ईसाई धर्म के साथ साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ जो जुडाइज्म को मानने वाले लोग, जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर आप देखें तो वेस्टर्न वॉल है। वेस्टर्न वॉल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यहूदी धर्म के जो प्रथम पैगंबर थे अब्राहम, तो अब्राहम ने यहीं पर
कहा जाता है कि यहाँ पर ये वो क्षेत्र है कि जहाँ पर संसार की विश्व की सबसे पहले नींव रखी गई थी। और यहीं पर देखेंगे द माउंट टेम्पल है, द टेम्पल ऑफ माउंट या टेम्पल माउंट है। तो आप ये टेम्पल माउंट भी यहूदियों का एक प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना घर है, जो उनके अपने मातृभूमि से भी जोड़ता है, जो उन्हें अपने रिचुअल से जोड़ता है और जो इन्हें अपने ईश्वर से जोड़ता है। ठीक। और वहीं अगर हम इस्लाम की बात करें तो यरूशलेम के अंतर्गत ही आपको अल अक्सा मॉस्क मस्जिद है। और यहीं पर आप देखेंगे तो डोम ऑफ रॉक है। डोम्स ऑफ रॉक का मतलब ये है कि यहीं पर मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या किया था, सभी पैगंबर की आत्माओं से बात किया था और इसी रॉक से होते हुए जन्नत की ओर प्रस्थान किए थे, हेवन की ओर गए थे। यहूदियों में एक मान्यता है कि यरूशलेम ही वह क्षेत्र है जहाँ पर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक की बलि को देने को तैयार थे, जो कहीं ना कहीं उनके अपने ईष्ट के प्रति त्याग की भावना को दिखाता है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं यरूशलेम को यूनिक बनाती है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों धर्मों के बीच में एक संघर्ष क्षेत्र बनता है। वहीं दूसरी बात हम देख रहे थे कि जो पोर्ट हाइफा है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट भी है, शहर भी है, और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो पहला कौन सा होगा? यरूशलेम हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? तेल अवीव हो गया। अगर फोर्थ लार्जेस्ट सिटी देखेंगे तो यहाँ पर है किसोन लेजियन। किसोन लेजियन भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, कॉमर्स इंडस्ट्री हो, और आप देखेंगे तो चाहे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो, या हमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में आप देखेंगे अगर एक और शहर है पेटहा टिकवा, ये वो शहर है जहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियाँ अपने आप को इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जो इजराइल की इकोनॉमी के साथ साथ यूएसए की इकोनॉमी को अपना एक रोल अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी भी है यहाँ का। और पेटा टिकवा एक ऐसी सिटी है जहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी अधिक विकास हुआ। तो ये इजराइल के कुछ मेजर सिटी हैं जो यूपीएससी हमसे सवाल के रूप में एक दो पूछ सकता है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और साथ में आप देख ही रहे हैं कि इलाट क्या है, कि गल्फ ऑफ अकाबा रेड सी के नॉर्थ टिप के रूप में है, नॉर्दर्न टिप के रूप में है। और साथ नेगेव डेजर्ट है। नेगेव डेजर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इसका विस्तार इजराइल से 60% भाग पर अधिक है। तो इस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं पोटास रीजन अधिक मिलता है, पोटास मिनरल्स अधिक मिलता है, तो पोटास के लिए अधिक प्रमुख हो गया। और साथ ही इस क्षेत्र में ये लोग डेजर्ट फार्मिंग को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल ने जितना काम किया है उतना किसी देश ने अभी तक नहीं किया है। तो डेजर्ट फार्मिंग को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक। और डेजर्ट फार्मिंग के मामले में इजराइल सबसे अधिक फेमस है। और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो चाहे इजराइल का अपना एआई टेक्नोलॉजी हो, चाहे इजराइल का अपना आयरन डोम सिस्टम हो, आप देखेंगे चाहे उसका अपना ड्रोन सिस्टम हो, वर्ल्ड लेवल पर एक अपनी पहचान रखता है। ठीक। फ्रांस का राफेल है, लेकिन एआई सिस्टम कहाँ का बेस्ट है? आप देखेंगे इजराइल का है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का अधिक इम्प्रूवमेंट होना और अपने आप को अधिक प्रबुद्ध तरीके से बाहर निकालना, और साथ में इस मिडिल ईस्ट एशिया के अंतर्गत, है ना, वेस्टर्न एशिया के अंतर्गत एक अपनी पहचान को स्थापित करना, इसे कहीं ना कहीं अपने आप को महत्वपूर्ण बनाता है। इन चीज़ों को देख रहे हैं हम लोग। और जो आज के समय जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो आप देख रहे हैं कि उस युद्ध में इजराइल और ईरान के बीच में एक लगातार युद्ध संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिसमें इजराइल लगातार जो ईरान की जो सुप्रीम लीडर है उसको ख़त्म करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इजराइल का ये मानना कि यहाँ जो सरकार थी रूहुल्लाह ख़ुमैनी साहब से पहले एक ईरान के इजराइल के साथ में एक बेहतर संबंध बनाते थे। क्या अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, अगर यहाँ कोई डेमोक्रेटिक कंट्री की मांग करने वाले लोग बैठते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, तो हो सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच में एक मित्रतापूर्ण संबंध देखने को मिले। हो सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच में, या ईरान इजराइल को एक फिर राष्ट्र मान्यता दे दे। तो आप देखेंगे कि ईरान में ही नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिलेंस के नाम से एक NCRI के नाम से, शायद मैं सही हूँ तो, एक डेमोक्रेटिक कोलिएशन है, लोकतांत्रिक गठबंधन है, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, है ना।
NCRI है ना। तो अब कहीं ना कहीं वो जब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं तो उनका यहाँ आना USA के लिए भी, इसराइल के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक, तो आप साथ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम चर्चा के साथ तो नहीं कर सकते हैं। कुछ IR के इससे मुद्दे जुड़ते हैं, कुछ साइंस टेक के मुद्दे भी जुड़ते हैं इससे, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे जो इसके इंटरनल सिक्योरिटी जुड़े हुए होंगे, है ना। कुछ टॉपिक इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी होंगे, तो वो आप अपने स्तर पर कवर करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।